मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आई है, प्राइमरी लेवल की 7th फेज वाली आई है, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर 4th करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक, इसका मैथमेटिक्स या जिसको बोलते हैं गणित का। ठीक है, गणित का प्राइमरी लेवल का है, तो उसी हिसाब से जितना जैसा पैटर्न है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी को करेंगे। ठीक है, चौथा है, तो आप लोग जितना प्यार अपना अगले प्रैक्टिस सेट में दिए थे उसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट में भी अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। कल हम लोग वीडियो को क्या यहीं पे क्लोज कर दिए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। करा कि 17 गेंदों को 722 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो 17 गेंदों का जो है, 17 गेंदों का जो है क्या कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 720। ठीक है, 720 रुपये दिया गया है। और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। हानि हो रही, ठीक है, हानि हो रही, क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही, हानि हो रही। तो 17 माइनस 5 गेंद का क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 720 आ जाएगा। तो 12 गेंद का क्या हो जाएगा, हानि हो रही तो माइनस कर देंगे ना, तो 12 गेंद का क्या आ जाएगा, 720। तो एक गेंद का मूल्य क्या आ जाएगा, 12×5=72, तो 60 रुपये आ जाएगा। एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाए। वही हमसे पूछा था, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा था। क्या पूछा था, एक गेंद का क्रय मूल्य, क्योंकि ये किसके बराबर कहा है, 5 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो जो 5 है उसको माइनस कर दिए, आगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आई कि नहीं आई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे क्या करा है कि जॉन जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदता है। कितने में, 2 लाख में खरीदता है। ठीक है, और उसने इन ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक, जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदता है। ठीक, और उनको क्या करता है, और उनको जो है 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता तो 40% कुल क्या होता, लाभ होता। लाभ करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य पूछ रहा, औसत विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या कह रहा है कि 4 ट्रैक्टरों का कुल लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य आप देख लीजिए, पहले कितना था, 4 ट्रैक्टर का लागत मूल्य, 4 ट्रैक्टर ट्रैक्टर का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का 2 लाख में खरीदता है। ठीक है, तो 2 लाख हो गया, 2 लाख, अब प्लस 3 लाख मरम्मत पर। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख हो गया। कितना हो गया, 5 लाख हमारा क्या गया, ये हमारा क्या गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। ठीक, इसी पे क्या हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, यहाँ देखिए लिखा है ना, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40%, देखिए यहाँ पे है 40%, तो 5 ट्रैक्टर पर 40% का लाभ, देखिए 5 लाख पर जो है 40% का लाभ ले रहा है। ठीक है, 40% का 140 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया और 5 दूना 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 7 14, यानी क्या आ जाएगा, 7 लाख आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। इसमें से 1 लाख रुपए में एक ट्रैक्टर को क्या करता है, बेच देता है। 1 लाख में बेच देता तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या बचेगी, एक ट्रैक्टर को, तो 4 ट्रैक्टर की सेलिंग प्राइस है, तो एक ट्रैक्टर क्या करता है, 1 लाख में बेच देता तो 6 - 1 अर्थात 6 बचेगी। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा, औसत पूछ रहा, तो औसत पूछेगा तो 3 ट्रैक्टर बचे, तो कितने, 3 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल के आ जाएगा क्या, 3 दूना 6 अर्थात 2 लाख। एकदम आसानी से क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आराम से करते जाइए, क्वेश्चन लगता चला जाएगा। ठीक है, आसानी से। वो भी सेलिंग प्राइस का क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस का। देखिए 3 ट्रैक्टरों के औसत विक्रय मूल्य का, तो मैंने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ही तो निकाला था। ठीक, आराम से कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन
त्रिभुज क्या करा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा। त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनके सभी कोणों का मतलब ए बी सी, ठीक है, इनके कोणों का योग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो इसका अनुपात दिया है तो क्या हो जाएगा, उसको मान लीजिए x, इसका मान लीजिए 2x, वो क्या हो जाएगा 3x बराबर किसके होगा 180 अंश के, ठीक। तो ये कितना आ रहा है 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180, तो इससे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 6 3 18, x बराबर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक। तो सबसे छोटा कोण क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ा पूछता तो क्या आ जाता 3 त्रिका 9 90 अंश सबसे बड़ा इसका आ जाता, ठीक है। और दूसरा कितना आता 60, ठीक। सभी मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे चलें, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए आगे चलें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी सी 2:3 के अनुपात में पूंजी का क्या करते हैं, निवेश करते हैं। 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। किसी पूंजी को क्या कर रहे हैं 2 और 3 और 5 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 5 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ठीक है। उनके निवेश के समय का अनुपात, उनके जो समय का अनुपात है, ये तो पूंजी का है, ठीक है, पूंजी का था। अब समय का अनुपात देख लीजिए, समय का अनुपात क्या था उनके, समय का अनुपात था 4:5:6 था। तीनों के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तीनों के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या निकल के आता है, तो लाभ निकल के आता है, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, अपन 3 15, अब 30, ठीक है, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 8:15:30 किस ऑप्शन में है, समझ में आया कि नहीं, कैसे लाभ निकाला जाता है। बहुत बेहतरीन, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे लाभ अगर निकालना है किसी पूंजी को, तो उसमें क्या करेंगे, पूंजी इंटू लाभ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ सॉरी लाभ बोल दिया मैंने, 1 मिनट, पूंजी इंटू समय को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलिए बिल्कुल है, मैंने वही कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए, पूंजी जो निवेश कर रहे हैं वो वाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है पी एक काम को 10 दिन में, पी कोई है, पी है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को क्या कर रहा है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यदि वे साथ मिल करके 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे, ठीक है, कितना भाग क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे अगर वो 5 दिन तक। तो पहले ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 30, इसका 30 आ जाएगा, तो 5 दूना, ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना हुआ 30/5, ठीक है। 30/5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 दिन में पूरा काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। कितना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है 5 दिन तक अगर वो मिल करके करते हैं, 5 दिनों तक काम को, तो काम का कितना भाग वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे 5 दिन तक। 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 5/6 ही तो करेंगे, 5/6 ही हिस्सा कर पाएंगे ना 5 दिन में। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 5/6 ही भाग कर पाएंगे, ठीक। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन सा 11th। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है। एक 5 लीटर है, 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, ठीक है, ठीक। चीनी, तो इसमें क्या है 6% क्या है, 6% चीनी है। बाकी जो 94% क्या हो जाएगा, 94% पानी होगा, 94% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, होगा कि नहीं ये बताओ आप, होगा नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गई सारी चीज़ें समझ में। अगर ग्राम में निकालना 1 लीटर पानी भाप बन जाता है तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तो शेष मिश्रण में करा चीनी का प्रतिशत, ठीक है। तो अब देखिए इसमें चीनी कितनी, चीनी की मात्रा कितना है, अगर चीनी की मात्रा निकालना है तो क्या करेंगे, तो 5 × 6/100 चीनी की मात्रा यहाँ से निकलेगी, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना 2 3 6, अर्थात कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम क्या आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहा है अब इसमें जो है 0.3 ग्राम क्या आ गया, चीनी आ गया इस 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में, ठीक है।
और 1 लीटर इसमें से क्या, 1 लीटर क्या करा, इस 5 में से 1 तो बचा कितना, 4 लीटर शेष बचा, क्योंकि 1 लीटर क्या हो रहा, पानी का भाप बन के उड़ जा रहा है, देखिए यहाँ लिखा है। तो अब जो शेष बच रहा है मिश्रण, उसमें चीनी का प्रतिशत कितना, तो चीनी कितनी, 0.3 ग्राम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3/4 इंटू 100, इसका परसेंटेज। तो नीचे आएगा तो एक जीरो से जीरो एक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30/4, ठीक है। 15/2 कितना परसेंट आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। 5 लीटर के चीनी के मिश्रण, पहले चीनी की मात्रा, यहाँ से चीनी की मात्रा हम लोग निकालें, चीनी की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा, ठीक है। चीनी की मात्रा यहाँ ये जो निकल के आई, चीनी की मात्रा निकल के आई, ठीक है। किसकी मात्रा निकल के आई, चीनी की। तो कितनी आई है, देखिए ये आई है 0.3 ग्राम, ठीक। फिर यहाँ से क्या आ रहा है, 1 लीटर पानी क्या करता है, 1 लीटर पानी जो भाप बन क्या होता है, उड़ जाता। तो बचा कितना, शेष जो मिश्रण बचा कितना, तो 4 लीटर। इस 4 लीटर में पूछ रहा है चीनी की मात्रा कितना, इस 4 लीटर मिश्रण में पूछ रहा है चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा निकालने के लिए, चीनी की मात्रा हम लोग निकाल लिए 0.3 ग्राम, बटे में कितना बचा है, तो 4 लीटर इंटू 100 अपना परसेंटेज में आके निकल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आप समझदार हैं, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% की साधारण ब्याज पर मूलधन आपको इतना देर अर्जित ब्याज पूछा है, तो क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है, ठीक है, इंटू 100 होता है। P हमारा क्या होता है, यहाँ मूलधन होता है, ठीक, क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेट होता है, ठीक, क्या होता है, रेट होता है। T हमारा क्या होता है, समय होता है, ठीक है, क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, रेट कितना दिया, 4%, मूलधन, इस वैल्यू को पुट करिए, SI निकालिए, कैलकुलेशन करिए फटाफट। कितना है, 3675 इंटू 2 इंटू 4 अपान 100, ठीक। 25 से काटेंगे, 25 से काटिए, देखिए कट रहा है, 25 से कम 25, ठीक, और 25 चौका 100। तो यहाँ कितना, 25 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 25 5 11, 11 और 7, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। बचेगा कितना, 17 17 और 17 और ये कितना हो जाएगा, 5, मतलब 175। 175 को डिवाइड करेंगे तो 25 7 147, ठीक। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, आएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 एक 9 और 2 एक कम 2, 294। RS आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा, ठीक है। आराम से, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए आराम से, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 13। 13 देखिए क्या करा कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से क्या करा, 80,000 के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक ब्याज दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब बताइए, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब क्या पूछा है, मूलधन, मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन पूछा है हमसे, ठीक है, मिश्र धन कैलकुलेट करना। तो मिश्र धन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको, चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब अर्धवार्षिक को भी हो रहा था, मतलब 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 4 ईयर हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, जो 40 है ये क्या हो जाएगा, बताइए, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है, 20 का आधा हो जाता है, ये दुगुना हो जाएगा उसका, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक। रेट हमारा क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 का 4 गुना जब अर्धवार्षिक करेंगे। तो अब निकालिए कैसे होगा ये, तो हमें क्या निकालना, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन सीधे कैलकुलेट कर लीजिए ना, 4 वर्ष के लिए तो कितना, 80,000 दिया ना, 4 जीरो बटे में क्या हो जाएगा, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11, 4 वर्ष के लिए है तो 11/10 इंटू 11/10। आप कैलकुलेट करिए, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब ये है आपका कैलकुलेशन, आप खुद करेंगे, कैलकुलेट इसको करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये सब तो खुद करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका मिश्र धन जो है इतना, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, 121 इंटू 121। अब इससे छोटा आप लोग खुद करिए, वो कैलकुलेशन आपको करना। चलिए चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब पिता हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:1 दिया है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अगर, तो इसको मान लेते हैं 3x,
इसको मान लेते हैं x, तो ये क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल 147 है। तो उनकी आयु का योग पूछा है, तो इनका योग पूछा है, तो गुणनफल इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 से कटेगा, 7 4 11, हाँ 3 से इसे काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 9 27 49, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7, 7 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 7 का 21। इसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 7। दोनों लोगों का योग कितना हो जाएगा, 28। योग पूछा हमसे, देखिए योग पूछा, उनकी आयु का योग तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, इसको तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक, इसके ये 7 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, एक वस्तु 3s में 24 m और 2s में 15 m, मतलब कि 3 सेकेंड में 24 मीटर और 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल बताइए। वस्तु को क्या बताना, औसत चाल बताना। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तो औसत चाल क्या होता है, टोटल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय, तो कुल दूरी कितनी दी है, इसमें कुल दूरी 24 + 15। ठीक, और समय कितना दिया है, 3 + 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 और 9, एक क्या हो जाएगा 3, एक कितना हो जाएगा 5। कितना निकल गया, 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 7.8 मीटर प्रति सेकेंड। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, मज़ा आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा है, 2 रेलगाड़ी क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति आवर से और 90 किलोमीटर प्रति आवर से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं, मतलब एक ही दिशा में। ठीक है, एक कोई रेलगाड़ी, एक कोई ए है, ठीक है, और दूसरी कोई क्या है, बी है। ठीक है, इसकी स्पीड जो कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और इसकी जो है 90 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर है, और एक ही दिशा में इनकी डायरेक्शन सेम है। चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, और तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की क्या बताना, लंबाई बताना। ठीक है, जब ये एक ही साथ चलती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो माइनस कर देंगे तो कितनी स्पीड आ जाएगी, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ जाएगा। अब जब इसको मीटर प्रति, क्योंकि यहाँ सेकंड की बात कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 20 इंटू किस में करेंगे, छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे। ये निकल के कितना आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। ठीक, और क्या दिया हमको, अब हमको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 5/18 और मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, निकल के आ जाएगा। 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगी। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। ठीक है, आसानी से कर लेंगे, जो कुछ नहीं है, माइनस करके समय से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, कहानी ख़त्म। चले आगे, चलिए शांत जल वाला देखिए, कह रहा है कि किसी नाव की चाल शांत जल में, मतलब स्थिर जल में जो है वो कितनी है, स्थिर जल में जो है 12 मीटर है। शांत जल में कितनी है, शांत जल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल की बात है। ठीक, और कह रहा है मान लेते हैं धारा में, धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है, मान लेते हैं क्या, एक्स है। ठीक, क्या एक्स है। ठीक, तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगी, शांत जल में से माइनस हो जाएगी, तो 12 - x हो जाएगी। ठीक है, 12 - x हो जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि
जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी कितना 4 घंटे में करता है। ठीक, तो धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल क्या आ जाएगा, 38 को क्या करिए तो 12 माइनस एक्स इक्वल टू 38/4। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। क्या आ जाएगी 2.5 पूरा कैलकुलेट करने पे। ठीक है, अब पूरा A to Z हम तो एक एक वर्ड को कैलकुलेशन कराने बैठेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं फिनिश हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिए भाई। ठीक, चलिए आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या कह रहा है कि एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु एक क्या है, एक वृत्त में अंकित क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं क्या कोई सर्किल है। ठीक है, ये कोई क्या है, सर्किल है। ठीक, कोशिश रहती है कि पूरा हर एक चीज़ आपको समझाने की। ठीक है, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इसकी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4√3/4 ए का स्क्वायर, ए होता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी ए बी साइड ये सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्षेत्रफल से क्या कैलकुलेट कर लेंगे बताइए, इसका इसके किसके बराबर कर दीजिए, 3/4 ए का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है, 9√3। तो √3 से √3 कट गया, ये कितना हो जाएगा, तो ए इधर जाएगा 9 36 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। ये कितनी आ गई, 6 आ गई। ए भी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, त्रिभुज की भुजा आई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताओ भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ए जो इसके अंदर की ए जो है, इस पे एक इसकी क्या हो जाती है, इसकी आधी दूरी जो होती है, जो इसकी हाइट होती है, इसकी आधी दूरी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, इसकी आधी दूरी। तो इसकी हाइट क्या हो जाती है, तो एच त्रिभुज का जो हाइट होता है वो √3/2 ए होता है। तो क्या हो जाएगा, √3/2 और कितना आ जाएगा 6, तो ए कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 रूट इतना आ गया। ठीक, आया। इसकी आधी दूरी, तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी, आर बराबर रेडियस हो जाएगी, तो 3√3/2। अब इसका क्षेत्रफल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इस एक ही मिनट खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। πr² होता है कि नहीं होता है ना। तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, आपको दिया हुआ आर की वैल्यू, दिया है ना आर की वैल्यू, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं बताइए। मुझे तो लग रहा है मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग बताइए। √3 कितना आ गया, 2 रूट त्रिभुजा के परिवृत्त की त्रिज्या, अच्छा अच्छा, उसके परिवृत्त का, परिवृत्त की ये जो त्रिज्या हो जाएगी, ये इसका क्या आ जाएगा, तो उसका मान होता है a√3 होता है। सॉरी, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, a√3 होता है। ठीक है, a√3 होता है। मैं यहाँ से इसको, जो हम लोग ये हाइट से नहीं निकलेगा। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारा बाहरी जो है, बाहरी है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, a√3 होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6/√3। तो ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, यही हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो पाई आर यहाँ क्या कर लीजिए, πr² कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इंटू 3, अर्थात 12 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पाई किस में दिया, डी में दिया। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का था। ठीक है,
जो इसको अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा, सबके बस की बात नहीं है ये करना। ठीक है, चलें आगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए क्या कह रहा है। एक बेलन जिसकी ऊंचाई क्या होती है, बेलन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेलन होता है। ये तो सिलेंडर मैंने बना दिया। बताइए एक बेलन की क्या करा है, अच्छा अच्छा हाँ सही, एक बेलन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या दिया है, 1 मिनट बस। बेलन की ऊंचाई h दिया है, ठीक है, और उसके आधार की परिधि के बराबर है। ये जो है उसकी आधार की जो परिधि होती है, परिधि परिधि का मान क्या होता है, परिधि का मान होता है 2πr। ये किसके बराबर है, h के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो उसके बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना है, ये क्या हो जाएगा 2πr, इसकी वैल्यू h की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है, इंटू 2πr। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा, h के मान में निकालना है, सॉरी 1 मिनट, तो h² हो जाएगा और क्या, 1 मिनट, सब इधर उधर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। इसमें जो है इसकी ऊंचाई जो है हमें क्या दी है, ऊंचाई इसकी h है। ठीक, इसके आधार जो इसका क्षेत्रफल ये है, परिधि 2πr के बराबर हमारा h की वैल्यू दी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना होता है, 2πr/h। तो पाई आर कितना मान है इसका, जो h है, तो h इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि a का क्यूब b का क्यूब कामा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में माशा HCF निकालना है। ठीक है, HCF, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी कोष्टक में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस AB। ठीक, ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहा है, a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो a का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लस 2AB लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, या इसी को आप लोग क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए भी याद रखिएगा। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। और हमें क्या निकालना, HCF जो सब में कॉमन रहता है, कॉमन फैक्टर। ठीक, तो कॉमन फैक्टर इसमें देखिए ए भी कॉमन है, इसमें ए कॉमन है और इसमें ए कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। माशापा हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक समीकरण दिया गया है, समीकरण जिसके मूल क्या है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। ठीक है, इसके क्या है, दो मूल दिए गए हैं, समीकरण के मूल दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े होंगे जब हमें कोई समीकरण बनाता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का योग, एक्स प्लस मूलों का क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन लिख दीजिए, गुणन या गुणनफल। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या बनता है, समीकरण बनता है। ठीक है, इसमें मूलों का इसका योग कर दीजिए, योग करेंगे तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस रूट बी। ठीक, ये क्या है, प्लस ए माइनस रूट बी। ठीक, तो ए इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स अब प्लस इनका गुणनफल क्या आ जाएगा,
गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका जब गुणन करेंगे आपस में तो सब निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक में इक्वल टू 0। देखिए यह किस ऑप्शन में दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए इसमें तो दिया नहीं है, पहला वैसे ही गलत हो गया, ठीक, सेकंड वाले में ही दिया है, ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, सी वैसे ही गलत है, डी भी गलत है, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य। आई होप, आशा करता हूँ मैं समझाने में इस क्वेश्चन को सफल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने वेन आरेख का है, ठीक है। मैं यहाँ इसको कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए, दिए गए वेन आरेख में कुल 50 छात्रों को दिखाया गया है जो क्या करते हैं, तीन विभिन्न परीक्षाएं ए बी सी में बैठे हैं। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, ये बताना है हमको। किसी न किसी परीक्षा में क्या किए हैं, बैठे हैं, इसको बताना है। बताइए बताइए, इस टोटल कितने छात्र हैं, 50 हैं, ठीक है। और किसी न किसी परीक्षा में लोग क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, 50 में से इनको माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, ए हो गए 10, ए 10 20 और 12, 20 12 कितना हो जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा, 20 12 बताइए, तो 32 और 32 और 5 37, कितना हो जाएगा, 37। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट, आराम से कर देंगे, ठीक, कुछ था ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23वां। इसको कैलकुलेट करना, आप लोग खुद कैलकुलेट करिए, ठीक। काट को क्या लिख सकते हैं आप लोग, कॉट थीटा बराबर ए और बी है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए बी, ठीक। तो सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू ए है, और इसकी कितनी है, बी है, और ये कितनी है, कॉस थीटा फिर ए है, फिर ये कितनी है, बी है, प्लस बी, फिर इसका क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए क्या आ जाएगा, बताइए, ये कितना आ जाएगा नीचे, फटाफट कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इसका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आएगा ना। मैंने इतना बता दिया, ये सब यहाँ तक करके बता दिया, जबकि आंसर इतना ही में आपका है, ठीक है। तो मैंने देखा नहीं, ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करना था, हो जाता क्वेश्चन। आगे क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 1 2 -4 कामा -3 और 4 कामा 1, ठीक, निर्देशांक दिए गए। इसका एक आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला पढ़े होंगे, क्षेत्रफल जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1, ठीक, x1 क्या होता है, y2 माइनस y3, फिर क्या होता है, प्लस होता है, फिर x2 होता है, फिर क्या हो जाता है, y3 माइनस y1, ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस x3, कोष्टक में क्या रहता है, तो y1 माइनस y2, ठीक, कोष्टक फिर बंद हो जाता है, ठीक। अब ये तीनों दिया गया है, अब इसको आप वैल्यू को पुट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे। मैंने फार्मूला लिखवा दिया, फार्मूला नोट करिए फटाफट, -4 और -3, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 और क्या हो जाएगा 1। अब इसमें क्या क्या मैं सबको बता दे रहा हूँ, कौन सी चीज़ क्या है। ये आपकी क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, y3 है। फार्मूला याद रहेगा, आराम से पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करिएगा और निकाल लीजिएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, सॉरी 10 आएगा, ठीक है, 10 इकाई आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। फार्मूला तो याद ही रहना, x1 रहेगा तो y2 माइनस y3, मतलब x1 है तो उसका y2 माइनस y3 रहेगा, ठीक है। फिर x2 आएगा तो x2 का y3 माइनस y1 होगा, फिर उसका क्या रहेगा, अगर y1 x3 रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, बताइए,
y1 माइनस y2 रहेगा, y1 माइनस y2 रहेगा। ठीक है, याद हो गया। चलिए, फार्मूला भी याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि 1 9 5 4 2 1 9 9 1 9 में क्या माध्य बताना है और क्या बताना है, बहुलक बताना। इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के देंगे। माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ना है, तो जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। जोड़ के कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करना है, जोड़ने पे पूरा आएगा। जानते कितना आएगा 56, इनका नंबर कितना है 14 है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, ये तो माध्य आ गया। और क्या बहुलक कितना आएगा, बहुलक आप जो चीज़ें कई बार रिपीट हुई, देखिए 9 एक बार, 9 2 बार, 9 3 बार, 9 4 बार, सबसे बाद कितना आया 9 आया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 और 9 अर्थात ए पार्ट। ठीक, ए पार्ट। टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, आज आप बताएंगे कितने आपके इसमें सही हुए, कितने गलत हुए हैं। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मुझसे कहीं आपको समझाने में कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा और फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, मुझसे भी त्रुटि हो सकती है, थोड़ा फास्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।